क्योंकि आपको मालूम है कि नेता इस वक्त वो नेता नहीं रह गए हैं जो पहले के नेता थे, जो नेतृत्व करते थे, नीतियों पर चलते थे। अब तो आप जानते हैं कि नेता कैसे बन रहे हैं और कौन कौन बन रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी ख़बरों की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं और कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी जो बहुत बड़ा एक सियासी इशू है वो ये है कि किसानों के ख़िलाफ़ या किसानों की मांग के मुताबिक कानूनों को वापस लेने के प्रोसीजर के दौरान अपोजिशन के लोग कुछ उस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जो चर्चा में अहम रोल अदा कर सकते थे, कहा यह जा रहा है कि उन्हीं मेंबर्स को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है इस पूरे सेशन के लिए। शायद वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम जैसा चाहें वैसा ही करते रहें, जो कानून चलाएं, बनाएं, बिगाड़ें, कम करें, ज़्यादा करें, वो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी गहमा गहमी है। एक तरफ फीते कट रहे हैं, कहीं जेवर एयरपोर्ट जिस पे चीन के एक एयरपोर्ट की तस्वीर इस्तेमाल की गई है, और उसके अलावा भी प्रधानमंत्री कई बार जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इन दोनों इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। अब से पहले हम उनको नागपुर से स्काइप के ज़रिए आपसे मिलवाते रहे हैं, लेकिन आज वो दिल्ली में हैं और हमारे ऑफिस, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विद्रोही साहब, आप हमारे ऑफिस तक पहुँचे। आप ये बताइए कि ये क्या कुछ है, क्या लोकतंत्र में कोई नई प्रथाएं, नई ट्रेडिशंस की शुरुआत है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से तानाशाही की बात कही जा रही है। आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से हैं और आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र में एक नए किस्म का तजर्बा किया है। 3 पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही हैं, एक वो पार्टी भी जो बीजेपी के सबसे नज़दीक समझी जाती थी, शिवसेना। आप सारी उथल पुथल वाक़यात पर नज़र रखते हैं। आप बताइए कि ये राज्यसभा के मेंबर्स को सस्पेंड किया जाना आपको कैसा लगा? पहले आपका भी शुक्रिया अदा करूं कि हम आप तक आते हैं, लेकिन आप लोगों तक मुझे पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और साथ ही साथ आपके दर्शकों का भी मैं अभिवादन करता हूं। और आपने जो प्रश्न उठाया लोकतंत्र का, तो कुछ दिनों से ऐसा दिखाई देता है कि लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोक बड़ा कि तंत्र बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र के घोड़े पर व्यक्तिवाद चढ़ा है, लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। आज जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, वो स्थितियां और परिस्थितियां तो ये बता रही हैं कि लोकतंत्र में एक तंत्र चल रहा है, एक व्यक्ति चल रहा है। और एक व्यक्ति के बारे में जब बात की जाती है तो किसान कहते हैं, जब किसान के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री यह संवैधानिक पद है और हम इस पद की अपमान सहन नहीं कर सकते, लेकिन उस पर बैठा हुआ व्यक्ति पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी इससे धूमिल हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो आप कह रहे हैं कि क्या किया जाए, ये जो 12 हटाए गए, क्यों हटाए गए? 11 अगस्त की घटना है, ये आज की घटना नहीं है जी। सदन की अभी की घटना नहीं है, 11 अगस्त की घटना है। और जब 11 अगस्त के बाद अभी शुरू किया गया तो आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। अब आप ये बताइए कि इन्हें हटाने के पीछे माजरा क्या है? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तीन तैसी। भावनाएं तो अलग अलग हैं। लोग ये समझ रहे हैं काजमी साहब कि जो सवाल उठाने वाले थे, जो तैयारी कर चुके थे कि हम सरकार जब बिल वापस लेगी तो हम जानना चाहेंगे कि बिल लाए थे तो उस वक्त आपका उद्देश्य क्या था, और हटा रहे हैं तो उद्देश्य क्या है। क्योंकि वो तो साफ होना चाहिए कि बिल के अंदर जो बिल लाए उस वक्त आपके दिल में क्या था, और अब बिल हटाए तो आपके दिल में क्या है।
देखिए काजमी साहब, ये जानने का हक भी है, पूरे देश को जानने का हक। बिल्कुल बिल्कुल हक है। ये सिर्फ अपोजिशन पार्टी का हक नहीं, बल्कि आम लोगों का हक। भाई आज भी लोग जानना चाहते हैं। जब आंदोलन जवानी पर थी, चल रही थी, तो आपकी तपस्या क्या कर रही थी? खीले ठोक रही थी, पानी की बौछारें कर रही थी, डंडे बरसा रही थी, पत्थर की दीवार लगा रही थी कि लोग दिल्ली के अंदर ना आए। और आप कहते हैं मेरी तपस्या में कमी रह गई। आपकी तपस्या क्या थी ये आप सोच लीजिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि देश जानना चाहता है कि आपने किन विचारों से लाए और किन विचारों से हटाए। तो बहस कोई न कर सके, बहस में हिस्सा न ले सके, इसलिए ये भय की राजनीति को जन्म दिया गया और 11 तारीख की घटना के आधार पर इन्हें सस्पेंड किया गया पूरे सत्र के लिए। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, बिल भी जिस तरह लाए हड़बड़ी मचाए, बिल भी हटाने में हड़बड़ी मचाए। भाई आप क्या छुपाना चाहते हैं? आप क्या बातों को हटाना चाहते हैं? जनता ने ये मानसिकता बना ली क्योंकि आप ही ने कहा था कि ये आंदोलन जीवी लोगों का आंदोलन है। आपने उसमें क्या क्या कह दिया, आतंकवादी, खलिस्तानी, ये पाकिस्तानी, सब आपने कह दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बिल हटाने में क्या है? आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम देश की भलाई नहीं, हम चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर देश की भलाई के लिए ये कानून था तो चुनाव जीतने के लिए हटाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि हर हाल में देश की भलाई होनी चाहिए। चुनाव भी अगर कोई जीतता है तो देश की भलाई के लिए जीतता है। तो क्या हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये मोदी जो है चुनाव जीवी है, ये चुनाव से ही जीतना रहना चाहता है। ये देश की जनता की इसे चिंता नहीं है, न किसान की चिंता है, न मुसलमान की चिंता है, न नौजवान की चिंता है, न हिंदुस्तान की चिंता है। इसे अगर चिंता है तो केवल चुनाव में हम कैसे जीतेंगे इस विचार की चिंता है। और ये बात सदन में बहस के दौरान आने वाली थी, इसलिए ये भय को निर्माण करने का काम किया गया। क्योंकि लोकसभा में तो बिल पास हो चुका है, अब राज्यसभा में ही ये बात चलती, इसलिए राज्यसभा के 12 सदस्यों को हटाया गया कि ये बहस करने से वंचित रह जाए, इन बातों को ना उठा सके, ताकि भेद दबा रह जाए, केवल छेद पर उंगली रख दें ताकि कुछ दिखाई न दे। ये इनकी चीज़ है, ये भेद दबाने वाले हैं और छेद छुपाने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद अपोजिशन जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्या आपको लगता है कि चूंकि कई अपोजिशन पार्टियों के इसमें मेंबर्स हैं जो सस्पेंड हुए, वो सिर्फ कांग्रेस या किसी एक पार्टी के नहीं है, तृणमूल के हैं, तो शिवसेना के हैं, तो क्या इसके बाद अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनके अंदर और मजबूती और इत्तेहाद आएगा मौजूदा सरकार के खिलाफ? क्या कुछ है उसमें, कहीं कोई दम भरता हुआ नजर आता है? देखिए एक चीज आपको बताऊं, संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल किसी को विपक्ष का पद ही नहीं मिला है। यानी 10% जिनकी सीट होती है उसे विपक्ष की मान्यताएं दी जाती हैं, और 10% के लिए भी 54, 55 सीट रहे तो होगा, और किसी भी पार्टी के पास ये सीट नहीं है। अब विपक्ष में बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को विपक्ष माना जाता है, और जिससे सत्ता छीन ली जाए उसे भी विपक्ष का एक अधिकार दे दिया जाता है, क्योंकि सत्ता हमने उसी से छीना है, जिन पार्टी से छीना है। आज की स्थिति में जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष में एक ताकत आएगी, देखिए जनहित की जब भावनाएं आती हैं तो संगठन में ताकत आती है, लेकिन स्वयं हित जब वहां भारी पड़ने लगता है तो ये ताकत जो है नगण्य हो जाती है। आज की स्थिति ऐसी है कि ये सरकार सरकारी मशीनरियों की इतनी दुरुपयोग कर रही है कि विरोधी दल के अंदर भी जिनके थोड़े से भी नफ्स कमजोर है वो कांप रहे हैं कि भाई अगर हम ये जाएंगे तो ईडी आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, हमारे यहाँ वो ये क्या नाम है कि इनकम टैक्स के छापे आ जाएंगे, सीबीआई जांच करने लगेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि नेता इस वक्त वो नेता नहीं रह गए हैं जो पहले के नेता थे, जो नेतृत्व करते थे, नीतियों पर चलते थे। अब तो आप जानते हैं कि नेता कैसे बन रहे हैं और कौन कौन बन रहे हैं। तो कमजोर नसों पे हाथ न कोई रख दे, वरना ये भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। नहीं तो सदन के अंदर बहस करने के इतने बड़े मुद्दे हैं कि अगर इस मुद्दे पर बहस किया जाए तो ये सरकार नंगी हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने ही हड़बड़ी में बिल लाया था। अब आप ही बताइए, चर्चा के दौरान भी सरकार से जब बात चल रही थी
तो एमएसपी पर चल रही थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, यानी किमान दर किसानों की मांग थी। हाँ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं, केवल बिल वापस ले रहे हैं, इस पर तो कोई बातें नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये उठती है कि यहां किसान अपने दो मुद्दों पर बड़े मजबूत हो गए। पहला ये कि इनके भय से वो डरे नहीं, मरे जरूर, 700 के आसपास किसान मरे, लेकिन सरकार के भय से डरे नहीं। और दूसरी चीज, उन्होंने यह बता दिया कि हम उस भारत देश के हैं जहां तुम राम के नाम पर आने की बात कर सकते हो, हम राम के पिता के वचन को निभाने की बात कर सकते हैं। क्योंकि राम के पिता ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। किसानों ने अपने वचन के निर्वाह के लिए जान दिया है, मगर अपने वचन से वापस नहीं लौटे हैं और आज भी बैठे हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। अच्छा, इस सब के बीच अब पूरा देश एक तरह से 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं अभी आने वाले साल के शुरू में, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, पंजाब है और कुछ और रियासतें हैं। इन इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश को सबसे अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर ही कई बार उत्तर प्रदेश जा चुके हैं। आप भी उत्तर प्रदेश होकर के आए हैं, वहाँ क्या कुछ है? चुनाव का माहौल किस तरफ जा रहा है? क्या अपोजिशन पार्टियां किसी तरह से कुछ मजबूत होती नज़र आ रही हैं? कुछ लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं अखिलेश से कि शायद वो एक मजबूत ताकत के तौर पर सामने आएंगे। आपका अपना असेसमेंट क्या है? आप उत्तर प्रदेश होकर आए हैं। देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहना चाहूँगा काजमी साहब, कि जब जनता संकल्प ले लेती है तो विकल्प कुछ भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश के संकल्प और विकल्प पर अगर बात करेंगे तो 1977 में भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस के अत्याचार से चुनाव से हराने की ताकत किसी के अंदर नहीं थी। लेकिन जब इमरजेंसी जेल में डाला गया तो लोग बाहर निकले और एक एकता पैदा हुई और जनता ने संकल्प लिया कि मुझे इससे छूट पाना है, तो उस संकल्प ने विकल्प दे दिया उस वक्त जनता पार्टी के नाम पर। और आज मैं उत्तर प्रदेश भी गया था, आपके उत्तराखंड भी थोड़ा सा गया था, और मैं देख रहा हूं कि जनता संकल्प ले रही है भाजपा से अपने आप को बचाने का। लेकिन आज ये आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वहां मजबूत दिखाई दे रही है। वो इस वजह से दिखाई दे रही है कि जनता ये समझ रही है कि यही भाजपा को हटाने का विकल्प बन सकता है। वरना वहां की जनता की मानसिकता केवल भाजपा से निजात पाने का है, छुटकारा पाने का है। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो। ये तबका जो है वो देखा अपने कोरोना में पैदल जाते हुए मरने की बात का, वो सोच रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह हमारी दुर्दशा की है, यही समय है कि हम सरकार से बदला लें। समझ लीजिएगा, ये बदले की भावना है। तो जो भाजपा को हराएगा उसे ये वोट देने के पीछे हैं। लेकिन भाजपा के पास एक बहुत बड़ा पत्ता होता है। वो सबसे बड़ा पत्ता आप जानते हैं कि मुसलमान वर्सेस हिंदू कर देना, दंगा फसाद कर देना। और दूसरी बात, राम मंदिर के अलावा इन्होंने कोई दूसरा काम तो किया नहीं है। और राम मंदिर के वो भी नहीं बन पा रहा है। सुनिए, नहीं बन भी जाए, देखिए घट घट व्यापी राम मंदिरों में कहाँ रहते हैं? राम तो मन में रहते हैं। और राम को अगर मन में रखना है तो सेबरी के जूठे बैर खाइए। आप देश के राष्ट्रपति को दलित समझकर बुला नहीं रहे, जबकि राम तो सेबरी के जूठे बैर खा रहे। आपने सामाजिक व्यवस्था में आपने क्या बना के रख दिया है? राम सबके थे, केवट से पैर धुलवाए थे कि कहीं उसके का पत्थर की नाव ना हो जाए, तो इस डर से कि उसकी जीविका न चली जाए। तुम तो लोगों की जीविका भी ले रहे हो, जीवन भी ले रहे हो। तुम राम भक्त हो कहां से? तो मेरा उससे भी मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि भाजपा के पास सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर वो चुनाव जीत सके। केवल एक बात कह सकती है कि हमने राम मंदिर के रास्ते प्रशस्त किए, राम मंदिर की बुनियाद डाली। और मेरा ये कहना है कि जाति पाति न जाने कोई, हरि के भजे से हरि के होई। आज जात पात कुछ भी नहीं है। आप जिसे चाहें वो आपका है,
आप उसके चरित्र पर चलिए, राम के उद्देश्य पर चलिए, रहमान के उद्देश्य पर चलिए। आज हमारा मानना यह है कि हम नबी के बताए रास्ते पे चल रहे इसलिए मुसलमान हैं, और मुसलमान और हिंदू का मुद्दा ही नहीं है। देखिए, आज भी मैं काजमी साहब एक बात कह देना आपसे चाहूंगा कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृत है, धर्म सनातन है। मगर ये जो चीज की प्रचार हो जाती है उसे हम आप रोक नहीं सकते। लेकिन मैं इसमें ये समझना चाहूँगा कि क्या ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी, महंगाई और नफ़रत ये सब एक तरह से उरूज पर हैं, ये कैसे मुमकिन है कि खाली पेट इंसान वो सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी चलाता रहे? क्या सांप्रदायिक वाला मुद्दा अब भी काम करेगा उत्तर प्रदेश? देखिए, हाँ, तुलसीदास ने लिखा था कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ये अपनी कंठी माला ले लो। पहली बात देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री की मक्कारी देखिए, जो आपने अपने सवाल में उठाया था, याद कीजिएगा। आपका पहले सवाल में था कि चीन के एयरपोर्ट का जो है फोटो लगाया गया। अब ये मक्कारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखें, जहां सरकारें बनी हैं वहां के एयरपोर्ट बेच रहा है, और जहां चुनाव आया है वहां एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहा है। तो अब सोचिए कि एक जगह एयरपोर्ट पूंजीपतियों को दे रहा है और दूसरे जगह बना करके कह रहा है बेरोजगारी हटेगी, फलाना हटेगा, आप आइए। क्या जनता इतनी बेवकूफ है? जनता क्या वही रह गई है जो ये सोच रहा है? अब वो दौर नहीं रह गए हैं। प्रिंटेड मीडिया और क्या नाम है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लोगों के सोच बदल गए हैं। और आपने कहा क्या सांप्रदायिक भाव वैसे ही रहेंगे? देखिए, बेरोजगारी का रोजगार क्या है? आजकल बेरोजगारी का रोजगार सांप्रदायिकता बन गई है। लड़ाओ ताकि ये जेल जाने से रहे तो छुड़ाओ, लड़ाओ छुड़ाओ, लड़ाओ छुड़ाओ। तो जानते हैं ना कि आंसू पोंछते समय गाल पर भी हाथ फेरा जा सकता है। तो सांप्रदायिकता भी एक बुनियाद बन गई है राजनीति की सबसे बड़ी। और लेकिन हमारे देश की जनता होशियार है, समझती है, वो जानती है, और वो मेल मिलाप के चलेगा। आपने एक और जुमला बोला था कि उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। देखिए, महत्वपूर्ण तो उसकी आपको जान लीजिए, राम अगर जन्म लिए तो यूपी में ही लिए, कृष्ण ने लिया तो यूपी में ही लिया, शंकर ने लिया तो काशी में ही लिया, और आज प्रधानमंत्री पद का भी जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। आप ये देख लीजिए, मोदी जी भले गुजरात के थे लेकिन चुनाव लड़ने काशी आए, बनारस आए। तो ये तो महत्व तो है ही है। और आप रास्ता भी देख लीजिए, दिल्ली में कहीं से भी रास्ता देखिए बगैर उत्तर प्रदेश के नहीं आता है। मद्रास की भी ट्रेनें आती हैं तो झांसी से उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं। आप कलकत्ता की भी ट्रेनें आती हैं तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश से होकर ही आती हैं। तो ये आप मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि दिल्ली के सारे रास्ते अधिकतर उत्तर प्रदेश होकर आते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश से राजनीतिक रास्ते भी बंद हो जाते हैं। जिधर उत्तर प्रदेश झुकता है उसी की सरकार। अच्छा, इस सारे सियासी माहौल में वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। पिछले दिनों दिल्ली आई थी, वहाँ भी कुछ पार्टियों को शिकायत हो गई थी कि कुछ ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की है। तो अब वो महाराष्ट्र भी गई हुई हैं और देश में शायद अलग अलग राज्यों में जा रही हैं। वो क्या कुछ है इस, चूँकि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल को ही लोग एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ममता जी हर जगह कूद रही हैं, मिल रही हैं, मिला रही हैं, लोग आ रहे हैं। ये भी एक बात आपको बोलूं, आज की राजनीति में उन्हें खामोश रहकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो खामोश रहती हैं तो भाजपा कमज़ोर होती है। अगर वो इतना कूदेंगी और लोग इधर से उधर जाएंगे तो भाजपा को ही लाभ होगा। ममता जी की जीत को लोग दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि एक हिम्मती लेडी अगर कोई है, मेहनत कश कोई लेडी है। देखिए, शरद पवार जी के बाद अगर किसी पर कोई आशा कर रहा है तो वो भाजपा में अगर कोई नेता है तो बात अलग है, लेकिन भाजपा को छोड़ करके अगर शरद पवार जी का कोई विकल्प बन सकता है तो पहले लोग मुलायम सिंह को देखते थे, लालू को देखते थे, लेकिन ये दोनों स्वास्थ्य के कारण समापन के तरफ चले गए हैं। और हमारा नेता जो है, जो सबसे प्यारे नेता हमारे हैं शरद चंद्र जी पवार साहब, वो भी कुछ व्यवस्था है, कुछ स्वास्थ्य का मामला है या संगठन का मामला है, न जाने कुछ लेने के बाद वो भी खामोशी के तरफ है। तो ममता जी हर प्रदेश में अपने
विंग को जिंदा कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, जो भी कर रही हैं। आप जानते हैं ना, जो चीज़ चमकती है लोग उसे सोना समझ लेते हैं, जबकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। ममता जी की जीत के कारण 3 हैं। एक बात समझिए, वहाँ एक नारा था, आपको याद नहीं होगा, पहले राम बाद में वाम। समझ लीजिए, तो ये नारा जो है डर पैदा किया, यानी कम्युनिस्ट नेचर के लोगों ने भी भाजपा को वोट देने की बात ठान ली थी। लेकिन ये किस्मत वाली थी। ये किस्मत क्या हुआ कि मोदी ने झुकरई कर दिया। ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। तो महिला वर्ग में एक बात गई कि ये तो मजाक उड़ा रहा है महिला का। तो एक तरफ पूरी महिलाएं एक हो गई, चाहे वो बाम की हो चाहे किसी राम की हो, समझ लीजिएगा, वो एक हो गई। और दूसरा, वहां मुसलमानों का वोट 33% से उठता था। तो ये अवेसी का जो खेल खेलने गए थे, तो अवेसी को मवेशी की तरह से इन्होंने बाड़ा से बाहर कर दिया कलकत्ता वालों ने। तब जाकर के ममता जीत गई। अब ममता जी को ये मानकर चलना चाहिए कि हम अपने जीत का जश्न से ज्यादा जो भावनाओं के आधार पर हम जीते हैं, भाजपा को रोकने के लिए। भाजपा हारी है क्या वहां? अरे 3 से 73 पहुंच गई, हारी कहां है? केवल तुम्हारी सरकार को बचाया है, तुमको बढ़ाया है, और लोगों ने महिला शक्ति और मुस्लिम शक्ति का आईना दिखाया है। तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अभी भी जैसे हमारे नेता ने नारा दिया कि कांग्रेस के बगैर कोई भी संगठन की एकता मजबूत नहीं होगी, तो हमें अपने व्यक्तिगत क्लेश द्वेष को हटा करके सबको साथ में लेकर भाजपा को सत्ता से रोकने का काम करना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि कांग्रेस से ही अलग होकर के तृणमूल कांग्रेस भी बनी और एनसीपी भी बनी, तो शरद जी का एक मैसेज है कि सबको मिल करके कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप नागपुर से तशरीफ़ लाए दिल्ली और हमारे लिए भी कुछ वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि बहुत ही बेबाक तरीके से हर बात को बहुत ही गहराई से और बहुत ही सादा सिंपल ज़बान में लोगों तक पहुंचा देते हैं। और जो हिंदू आस्थाएं हैं उसका भी ज़रूर रेफरेंसेस देते हैं, जिक्र करते हैं बाकायदा, गीता और रामायण और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो ये बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पर कि मुसलमान होते हुए भी हिंदू आस्थाओं का भी इतना ख्याल रखते हैं और सब चीज़ों को बर वक्त जिक्र भी करते हों। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।